Okay, hello everyone. So let's start with the chemical properties. Let's continue with them. And our today's topic is carbyl-amine reaction. So we are going to discuss carbyl-amine reaction. Right? This is a name reaction which is used to distinguish between primary amines with other amines. Means this reaction is given only by primary amines. Those primary amines can be aliphatic, those primary amines can be aromatic. Okay, so in carbyl-amine, first thing, this is given only by primary amines, and this primary amine can be aliphatic primary like RNH2, or this can be aromatic primary, that is PHNH2, aniline types. Okay, what happens in this reaction? In this reaction we convert primary amine into alkyl isocyanide. So प्राइमरी एमीन को हम इसमें किसमें कन्वर्ट करते हैं? एल्काइल आइसोसाइनाइड में. प्राइमरी एमीन, लेट्स से यू आर हैविंग RNH2. If you treat RNH2 with chloroform, that is CHCl3, next alcoholic KOH. अगर हम इससे इसको ट्रीट करेंगे तो क्या होना है? यहाँ पे इसके हाइड्रोजन गायब कर दो बेटा. इट्स वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन. आपको किस चीज को रखना है? यहाँ पे RN को रखिए एज सच, और यहाँ से किसको पिक कर लेंगे? कार्बन को. तो ये जो कार्बन है इसको उठा के हम कहाँ ले आएंगे? नाइट्रोजन के पास. और क्या बनेगा प्रोडक्ट? RNC. बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड. सो एल्काइल एमीन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्काइल आइसोसाइनाइड. राइट, यहां से आपका KCl और H2O निकल जाएगा. फाइन. So this is the reaction where we convert primary amines into alkyl cyanide and some side products. For example, if you are having CH3NH2, if you treat this with chloroform and alcoholic KOH, your product would be, tell me, CH3NC. What is the name of this? Methyl isocyanide. This is methyl isocyanide, right? See, CN is, which group is this? CN, cyanide, and NC is isocyanide. CNO, cyanate. CNO means cyanate. NCO, isocyanate. CNS means thiocyanate. Right, beta? In place of oxygen, we have just replaced oxygen with sulfur. So this has become thiocyanate. देखो, CN is cyanide, CNO is cyanate, CNS is thiocyanate. Okay, NC is isocyanide, NCO is isocyanate, और NCS is isothiocyanate. Fine. So these are the different group. You should know कि किसको क्या बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ से हमने क्या बनाया? मिथाइल आइसोसाइनाइड. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग दिस कंपाउंड. आप मुझे प्रोडक्ट लिख के बताइए जल्दी से. नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनिलीन. एनिलीन को आपने सेम ट्रीटमेंट दिया अंडर द सेम कंडीशन. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? टेल मी. We'll be getting phenyl isocyanide, NC. Okay. One thing, what is the structure of this alkyl isocyanide? Let's look at that and we'll talk about the different properties of this alkyl isocyanide. चलिए मैं रब करती हूँ, आप मुझे बताइएगा. सारे बच्चे एक बार एल्काइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर लिखेंगे. एल्काइल आइसोसाइनाइड इन जनरल यू आर हैविंग, लेट्स से मिथाइल का एग्जांपल ले लेते हैं. मिथाइल आइसोसाइनाइड, वी राइट इट लाइक दिस. फाइन. अब देखो, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, वी कैन राइट इट लाइक दिस. R
N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ने इस R ग्रुप से बना रखा है और इधर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स है बताइए? 3, ठीक है। और यहाँ पे या तो आप इसको ऐसे लिखो, बिकॉज वन ऑफ देम इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन। अब इसको देख के क्या लग रहा है, क्या इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पे कार्बन पे एक्चुअली दिखता नहीं है, मतलब जनरली वी डोंट राइट इट, देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन। नाउ टेल मी, इज द ऑक्टेट कंप्लीट? क्या ऑक्टेट कंप्लीट है इसका? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आइसोसाइनाइड का ये होता है, जैसे साइनाइड है RCN, हम क्या लिख देते हैं? सिंपली वी राइट इट लाइक दिस। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन पे क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रखे हैं। आइसोसाइनाइड की अगर हम बात करते हैं तो आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन ने कार्बन से कितना बॉन्ड बना रखा है बेटा? 3 बॉन्ड बना रखा है, इधर भी एक और बॉन्ड बना रखा है, इन टोटल 4। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, कार्बन का लेकिन अगर ये लोन पेयर हम नहीं लिखे तो देख के क्या लग रहा है? एज इफ इट इज हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो कार्बन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन कार्बन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? या तो आप इसको ऐसे लिखो, या आप मुझे बताओ अगर हम इसको ऐसे लिखें, एन ने यहाँ पे नॉर्मल से एक ज्यादा बॉन्ड बना रखा है, 3 से एक ज्यादा, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। कार्बन के नॉर्मली कितने बॉन्ड बनते हैं बताओ? कितने बनाए हैं? 3। एक कम तो नेगेटिव आना चाहिए भाई, अपने नॉर्मल बॉन्डिंग से एक ज्यादा बनता है तो पॉजिटिव, एक कम तो नेगेटिव, 2 कम तो 2 नेगेटिव, ऐसे करके चलता है। तो ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड, और C पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। अब नाइट्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन। तो अगर ये नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेना चाहता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये वापस लेगा तो क्या बनेगा बेटा? R नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा? दिस विल बी न्यूट्रलाइज। और यहाँ ट्रिपल, आप इशू इधर आ जाओ बेटा, आई फील वहां पे ना आपको दिखता कम होगा। दिस विल बी डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन्स का बचा है। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों का, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आया, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर कार्बन है, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है? टेल मी, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? या आपसे पूछ लिया जाए आउट ऑफ A and B विच इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? टेल मी B. What is the first point you should remember when you check out the stability of resonating structures? Number of pi bonds. Remember this. I've told you many times, whenever you have to check out the stability of resonating structure, first point you have to find out the number of pi bonds. More are the number of pi bonds, more stable is the resonating structure. In this case, you are having how many pi bonds? 2. In this case, how many pi bonds? Only 1. So which should be more stable? A should be more stable. ये तो एक आइडिया हमें लगता है हम कैसे चेक कर सकते हैं, बट एक्चुअली रीजन क्या है? अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखें, आपको लगेगा ना नाइट्रोजन पे, इसमें पॉजिटिव है नाइट्रोजन पे, लेकिन क्या पहला पॉइंट आपका होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरा पॉइंट होता है ऑक्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट शुड बी कंप्लीट। हर एलिमेंट चाहता है बॉन्डिंग करने का, रीजन क्या होता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो अगर हम इस केस को देखें, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? नहीं है। तो ये रीजन है कि बी कम स्टेबल है, तो ए ज्यादा स्टेबल है। रीजन उसमें क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं से एडजस्ट करते हैं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है? चेक आउट द और कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पहले बताते थे कि सिग्मा और पाई दोनों को कैलकुलेट करो। सिग्मा तो डिस्टर्ब ही नहीं होता रेजोनेंस में, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज होता है? पाई या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। तो आपको पहला पॉइंट चेक क्या करना है बेटा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। दूसरा, अगर पाई बॉन्ड्स इक्वल है, फिर आप चेक करोगे कि ऑक्टेट सबका पूरा है क्या। मान लो पाई बॉन्ड्स इक्वल है दो स्ट्रक्चर्स में, तो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा? क्या ऑक्टेट सारे एलिमेंट्स का कंप्लीट है? सपोज ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फिर चेक करोगे जो चार्ज है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा है उस पे होना चाहिए नेगेटिव, और जो कम है उस पे होना चाहिए पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें हम चेकआउट करके, सो विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? ए इज मोर स्टेबल। क्लियर है सबको? कैसे चेक करेंगे? अब बात आती है यहाँ पे आइसोसाइनाइड में, दिस अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस। ये जो RNC है, RNC में पर्टिकुलरली लेट्स टेक मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये हमने बनाया था अभी
मिथाइल एमीन को अगर क्लोरोफॉर्म और KOH से ट्रीट करते तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा। अगर इस मिथाइल आइसोसाइनाइड में आप एडिशन कर देते हो सल्फर का, क्या बनेगा बेटा? इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट विल जस्ट अंडरगो एडिशन CH3 NC, और ये ट्रेन यू समझो बढ़ा दी आपने, NC के साथ क्या लगा दिया बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, NC है ना बेटा, तो क्या बन गया इसका नाम? मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। ओके, लेट्स गो टू द एडिशन। इसी में हम ओजोन ऐड करते हैं। ओजोन में आपको पता है टेंडेंसी होती है जल्दी से ब्रेक डाउन होने की, किसमें? O+O2 में। तो यहाँ पे किसका एडिशन होगा? O का, और क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट? CH3NCO। क्या नाम होगा इसका? मिथाइल आइसो। क्लियर है बेटा? आपने O3 ऐड किया तो आपको ये क्या मिल गया? मिथाइल। अब आप इसमें HGO ऐड कर दो, HGO, तो यहां से भी इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, और क्या मिल जाएगा हमें यहां से? फिर से CH3CNO मिल जाएगा। आप इसमें Cl2 ऐड करो बेटा। क्या ऐड करेंगे हम इसमें? Cl2। जब हम इसमें Cl2 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? ये CH3NC, और C से बेटा जोड़ दो 2 Cl। फाइन, एडिशन हो गया है। नेक्स्ट, सपोज आप इसमें Cl2 ही ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO। DMSO क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का मतलब क्या है? दिस वन, दिस इज DMSO। और ये तो नहीं दिखाई दे रहा था ना शायद, यहां तक देख रहे? DMSO क्या होगा बेटा? देखो, ये तो हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। जब आपने Cl2 डायरेक्टली इसमें आइसोसाइनाइड में ऐड किया था तो कार्बन पे जुड़ गया था Cl2, लेकिन जब DMSO की प्रेजेंस में ऐड करोगे तो क्या होगा? इसका ऑक्सीजन तो चला जाएगा उसके पास, और ये दोनों क्लोरीन आ जाएंगे इसके पास। तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? DMSO का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, S+O CH3CH3। तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3NCO प्लस, ये क्या जुड़ गया? SCl CH3 एंड CH3, एक्सचेंज हो गया। DMSO का ऑक्सीजन आइसोसाइनाइड को मिल गया, और इसके क्लोरीन कहाँ चले गए हैं? DMSO के पास चले गए हैं। तो यहां पे हमने मिथाइल आइसोसाइनेट बनाया है। बताओ, काफी रिएक्शंस में हमें क्या प्रोडक्ट मिला है? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं बेटा MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। डू यू रिमेंबर दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1984? उसमें कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC रिस्पॉन्सिबल था। भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 में, उसमें ये वाला केमिकल इन्वॉल्व था। वहां पे एक इंडस्ट्री थी जो क्या यूज करते थे? वो अपनी इंडस्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट यूज करते थे। तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट वहां पे क्या हुआ? एक बार लीक हो गया उस प्लांट से, और जब लीक हुआ तो ये एस्केप नहीं कर पाया। विंटर सीजन था, फॉगी वेदर था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट एस्केप नहीं कर पाया। लोगों ने इनहेल किया, बहुत मानी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइफ, और बहुत सारे लोग आज तक उसकी वजह से ठीक नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे भोपाल में। तो भोपाल ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी? 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिस्पॉन्सिबल था। और वो यूज कैसे करते थे ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूं। आपने लिया बेटा अल्फा नेफ्थोल, दिस इज अल्फा नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल का मतलब होता है, ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन मॉलिक्यूल है ये, फ्यूज बेंजीन रिंग्स, 2 फ्यूज बेंजीन रिंग से नेफ्थलीन मिलता है। इसमें हमने लगा दिया OH ग्रुप, तो ये इसको क्या बोला जाता है? अल्फा नेफ्थोल या 1 नेफ्थोल। ये OH यहां होता तो इसको 2 नेफ्थोल बोलते हैं या बीटा नेफ्थोल बोलते हैं। तो अल्फा नेफ्थोल को जब मिथाइल आइसोसाइनेट से ट्रीट करते हैं, CH3NCO, जब ये इस कंबाइन करता है तो एक पेस्टिसाइड बनाने की इंडस्ट्री थी, और वो कैसे बनाते थे? ये उनका पेस्टिसाइड था। तो बेसिकली उनका जो यूज था O, ठीक है, O से जोड़ दिया आपने C डबल बॉन्ड O NH
CH3. So this is the pesticide they used to make in that industry. तो ये बीटा नेफ्थल बड़ा सिंपल है. O से क्या जोड़ा बेटा हमने? C डबल बॉन्ड O. क्या जोड़ दिया? C डबल बॉन्ड O. और ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया? नाइट्रोजन NH. ये कोई लोन पेयर नहीं है. This is just a dot on the board. NHCH3. So this was the pesticide they used to make in that industry. और वहां पे किसका लीकेज हो गया था? मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हुआ. बचा नहीं पाए लोगों को. आज तक वो केस चल रहा है, शायद आज भी रिजॉल्व नहीं हुआ है. ये सिचुएशन है. क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन. अब एक दो कन्वर्जन करते हैं इस पे बेस्ड. जब करूं ये देखिए, इसका प्रोडक्ट आप मुझे बताएंगे. बोलो, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? NH2 की जगह क्या आ गया? NC. वेरी सिंपल. NH2 की जगह सिंपली क्या आ गया? NC. क्या चीज चेक करनी है? पहले चेक करना है इट इज प्राइमरी एमीन और नॉट, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक. अगर प्राइमरी है तो दोनों हाइड्रोजन का गायब करो और यहाँ पे क्या लगा दो बेटा? कार्बन को अटैच कर दो एंड योर प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH C2H5 NC. राइट बेटा, बन गया आपका प्रोडक्ट. यहाँ पे एक और चीज है, ये जो रिएक्शन है दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमीन्स फ्रॉम अदर एमीन्स. प्राइमरी एमीन्स को बाकी कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में आता है. सो दिस इज अ टेस्ट यूज्ड फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स. अब बात आती है टेस्ट में, तो क्या होता है? या तो कोई कलर दिखेगा या कोई पीपीटी दिखेगा. इसमें ऐसा क्या होता है? राइट बेटा, भाई हम जब भी बोलते हैं ये टेस्ट करवाएंगे, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट फिनोल्स के लिए करवाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे वॉयलेट कलर का क्या मिलता है? हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है. जैसे न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं फिनोल में तो एक पर्पल वॉयलेट कलर का सोल्यूशन आ जाता है. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक के टेस्ट के लिए. यहाँ पे जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाओगे और बाई चांस वहां पे प्राइमरी एमीन है तो जो आइसोसाइनाइड बनेगा उस आइसोसाइनाइड की बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है. तो हम कैसे पहचानते हैं कि आइसोसाइनाइड बना है? इफ प्राइमरी एमीन इज प्रेजेंट that will definitely form isocyanide and isocyanide have highly pungent smell. उसके पास क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है. तो बात आती है आपने रिएक्शन करवा दिया, सपोज आपके पास प्राइमरी एमीन भी है, आपने जब ये रिएक्शन करवाया होगा तो बहुत पंजेंट स्मेल आएगी. तो क्या फुल डे तो उस बिल्डिंग में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, इतनी गंदी स्मेल आती है इस रिएक्शन में. तो क्या करना चाहिए? जो आपका प्रोडक्ट बना आप पहचान जाओगे उस गंदी सी स्मेल से कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन चुका है. इस आइसोसाइनाइड, जो भी आपने आइसोसाइनाइड बनाया कार्बाइल एमीन से, उसके अंदर आप डाल दो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl. अब जब जैसे ही उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालोगे, हाइड्रोलिसिस होगा उसका एसिडिक मीडियम में, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RNH2 प्लस HCOOH. तो ये जब ब्रेक कर गया आइसोसाइनाइड, नाउ दिस इज नो मोर आइसोसाइनाइड, तो क्या वो पंजेंट स्मेल परसिस्ट करेगी? नहीं करेगी. तो दिस इज द वे टू remove that pungent smell by converting this isocyanide into primary amine plus formic acid. क्लियर है? और आइसोसाइनाइड्स की एक और खास बात है, कभी भी आइसोसाइनाइड को अगर आप रिड्यूस करते हैं, सिंपली इसका रिडक्शन करेंगे, तो आप हाइड्रोजन का एडिशन करोगे आइसोसाइनाइड, और हमें क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन? सेकेंडरी एमीन. और जब भी आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, रिमेंबर दिस, इफ यू हाइड्रोलाइज इट, जब भी हाइड्रोलाइज करोगे एसिडिक मीडियम या बेसिक, आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RNH2 यहां से ब्रेक करेगा हाइड्रोलिसिस में, प्लस एक कार्बन का क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मिक एसिड. रिमेंबर दिस, कई बार कंपटीशन में, जैसे मैं सुबह एक क्वेश्चन देख रही थी
उन्होंने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस था, बहुत सारे स्टेप्स थे, वहां पे जाके एक स्टेप में बनता था आइसोसाइनाइड और उसको उन्होंने ट्रीट किया NaOH के साथ। किसके साथ ट्रीट किया? पहले उन्होंने ऐसे लिखा, मान लो A कुछ BCD करके यहां तक पहुंच गए, फिर यहां लिखा हुआ था ट्रीटेड विद NaOH और हीटेड विद NaOH, और दूसरा था एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये हम सीक्वेंस से पता चला आइसोसाइनाइड है। क्या है यहाँ पे? आइसोसाइनाइड है। तो अब ये स्टेप में क्या दिखा रहा है? दिस इज जस्ट हाइड्रोलिसिस। और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? NH2 प्लस कार्बन किस फॉर्म में निकल जाएगा? एसिड की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलेगा? एसिड की फॉर्म में। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है आइसोसाइनाइड का, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कौन सा एमीन मिलता है? प्राइमरी। और जब हम आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करते हैं तो हमें कौन सा एमीन मिलता है? सेकेंडरी। क्लियर है सबको? चलो अब एक कन्वर्जन करते हैं इस पे बेस, वो मुझे बताएंगे आप सारे बच्चे, हाउ टू कैरी आउट दैट कन्वर्जन। How to carry out this conversion? Make it fast. So let's see the solution of this conversion. What happens here? आपको अपना इनिशियल कंपाउंड देखना है, फंक्शनैलिटी पहचानना है और फाइनल कंपाउंड देखना है। इनिशियल क्या है आपका? विच फंक्शनैलिटी इज दिस? एमाइड। कौन सी फंक्शनैलिटी है यहाँ पे? ये एमाइड। और एमाइड से हम कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? सेकेंडरी एमीन पे। एमाइड से हमें कहाँ पहुंचना है? सेकेंडरी एमीन पे। तो कैसे हम जा सकते हैं? आपको पता है एक एमीन को दूसरे एमीन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। एक एमीन को बहुत इजीली दूसरे एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एमाइड से किस पे जाना पड़ेगा? एमीन पे। और क्या हमने कोई रिएक्शन पढ़ा है जिसमें हमने अमाइड को एमीन में कन्वर्ट किया हो? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, पहली चीज अपना प्रोडक्ट एमीन है, दूसरा ये यहाँ पे बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा है? डायरेक्टली कार्बन। और यहाँ पे कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन। यानी कि कहीं ना कहीं से इस कार्बन की किडनैपिंग है, इसको हटाना है और किसको जोड़ देना है? नाइट्रोजन। और ये किस केस में पॉसिबल है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। तो पहला स्टेप क्या हुआ? आपने इसको ट्रीट किया Br2KOH। कौन सा रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? जस्ट NH2, CO को उठा लिया और NH2 को जोड़ दिया, बन गया बेटा एनिलीन। अब जो एनिलीन आपके पास आया है, हमें बनाना है सेकेंडरी एमीन। एंड रिमेंबर इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट प्राइमरी इनटू सेकेंडरी बाय अप्रोचिंग और बाय गोइंग थ्रू कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आप इससे आइसोसाइनाइड बना सकते हैं और आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करोगे तो आपको बस सेकेंडरी एमीन आएगा, और वो भी वैसा सेकेंडरी एमीन जिसमें एक तरफ मिथाइल हो। हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन से अगर मिथाइल जुड़ा हो और मिथाइल आपके पास पहले से नहीं है तो ध्यान रखना इसका बड़ा इजी मेथड होता है आइसोसाइनाइड पाथ। तो क्या हम इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कौन सी रिएक्शन करवाएंगे? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। किससे ट्रीट करेंगे? मेरे हिसाब से अब आप सारे बच्चे कर लेंगे, प्लीज अपनी नोटबुक में करिए सारे बच्चे। CHCl3 एन एल्कोहलिक KOH। हमें यहां से मिलेगा आइसोसाइनाइड, और इस आइसोसाइनाइड को हम क्या कर दें? रिड्यूस। सोडियम C2H5OH यूज कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, कुछ भी यूज करेंगे। सो विल बी गेटिंग, देयर विल बी एडिशन ऑफ 4 हाइड्रोजन। अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 1 नाइट्रोजन पे और 3 कार्बन पे। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी एमीन। क्लियर है सबको? बन गया? ये कन्वर्जन इजी है। चलिए
अब एक और प्रॉब्लम बताइएगा आप मुझे, व्हाट विल बी द पाथवे टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। उसके लिए मैं थोड़ा एक प्रॉब्लम और करवाती हूँ। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन सबको क्लियर हो गया। मैकेनिज्म इसका मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, अच्छा बैच है कंपटीशन वाला। देखो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इसमें मैकेनिज्म होता कैसे है। आपने क्या यूज किया बेटा, आपने यूज किया प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन आपने यूज किया है। इस प्राइमरी एमीन को हम ट्रीट करते हैं CHCl3 इन एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं। क्या मिलता है हमें, RNC मिल जाता है। चेक करते हैं कैसे RNC बना है। आपका मीडियम कैसा, एसिडिक या बेसिक, बेसिक मीडियम है। बेस को किसकी खोज रहती है, मानी इट ऑलवेज लुक फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, N वाला या CH वाला, व्हाट डू यू फील, CH वाला। अच्छा क्यों है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा N वाला। चेक करते हैं एक बार, ये है आपका RNH2 राइट बेटा, और ये है CHCl3। कार्बन से फर्दर कितने क्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पे, 3, और तीनों हाईली विथड्रॉइंग है। तो ये 3 क्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, कार्बन से। कार्बन अल्टीमेटली किससे विथड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है आपका, क्लोरोफॉर्म वाला। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास आया KOH से OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया बेटा, कार्बन, कार्बन को दे दिया। याद है हमने कौन से रिएक्शन में पढ़ा था, रेमर-टिमन रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर द मैकेनिज्म। रेमर-टिमन में हमने ऐसे ही पाथवे शुरू किया था। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये तो निकल गया H2O की फॉर्म में, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव ने मिलकर क्या बना दिया, H2O। साथ में क्या बचा बेटा अपने पास, C से जुड़े 3 क्लोरीन, और C पे कौन सा चार्ज आ गया, कार्बन पे नेगेटिव, क्लोरीन न्यूट्रल। दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या क्लोरीन कभी भी चाहेगा कि ये नेगेटिव रहे मैं न्यूट्रल रहूं, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा बेटा। और हमें क्या मिलेगा यहाँ से, C से देखो 2 Cl जुड़े हैं। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला उधर गया तो क्या न्यूट्रल हो गया, बट ये जो नेगेटिव था ये किस फॉर्म में रहेगा, लोन पेयर की फॉर्म में। भाई ये बॉन्ड पेयर तो चला गया क्लोरीन के पास, क्लोरीन किस फॉर्म में निकला, क्लोराइड की फॉर्म में। अब ये जो क्लोराइड था यहाँ पे तो आपका OH नेगेटिव कंबाइन हो गया H पॉजिटिव से, तो इसका K बचा हुआ है ना KOH में, तो K पॉजिटिव किससे कंबाइन कर जाएगा, Cl नेगेटिव से, और क्या बना देंगे दोनों मिलके, KCl बना देंगे। तो यहाँ से Cl नेगेटिव गया और ये कार्बन बचा। अब क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, सो दिस इज कार्बन। इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो कार्बन, जिसमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, देयर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, बन गया डाइक्लोरो कार्बन। अब डाइक्लोरो कार्बन कैसे एक्ट करेगा, मानी दिस इज इलेक्ट्रॉन नीडी और इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन नीडी है, और जो इलेक्ट्रॉन नीडी होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सो दिस विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या कोई आपके पास अभी ऐसा रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन है, एमीन। एमीन में नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है कार्बन, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे एक लोन पेयर है, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये किसको डोनेट करेगा, कार्बन को। अब देखो कार्बन न्यूट्रल स्टेट में था, ये सिचुएशन देखना एक बार, कार्बन यहाँ पे किस स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है। और नाइट्रोजन पे कौन सा आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा यहाँ से, N से जुड़े 2 हाइड्रोजन। जो चीजें हम डिस्टर्ब नहीं करते उनको एज सच। नाइट्रोजन से कौन जुड़ा, कार्बन। कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, 2, कार्बन पे आया नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आ गया बेटा, क्लियर हुआ। तो ये वाला कनेक्शन तो हमने शुरू कर दिया नाइट्रोजन और कार्बन का। अब कितने बॉन्ड बनने हैं दोनों के बीच में, क्या हो गया, वीडियो बंद हो गई है, ओफो चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ये बन गया।
अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो नाइट्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? पॉजिटिव की पूर्ति करने के लिए वापस कार्बन से तो नहीं लेगा, नाइट्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? H फॉर्म। और मीडियम आपको सबको पता है यहाँ पे कैसा है, बेसिक, तो OH नेगेटिव किससे कंबाइन कर जाएगा? यस, H पॉजिटिव से। तो देखो इधर से OH नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दिया, क्या बन गया? RNH CCl एंड C बन गया। क्लियर? अब ये क्या कार्बन से क्लोरीन जुड़ा रहेगा? सिचुएशन पता है क्या? इस क्लोरीन को पता है अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो नाइट्रोजन की हेल्प करने के लिए कौन तैयार है? सॉरी, इस कार्बन की हेल्प करने के लिए कौन तैयार है? नाइट्रोजन का लोन पेयर। और नाइट्रोजन का लोन पेयर जब जाएगा तो कौन है इलेक्ट्रॉन देने के लिए? हाइड्रोजन। तो पूरे प्लानिंग से ये फेल हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे क्लोरीन जाएगा किस फॉर्म में जाएगा बेटा? ये Cl नेगेटिव। जैसे ये गया नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया इसको, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? जैसे ही इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा क्या चार्ज आएगा? जैसे पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? तो क्या किस फॉर्म में, एक स्टेप में लिख दें इसको या अलग अलग लिखें? सबसे पहले Cl जाएगा, Cl जाते ही कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा, आपने एक चीज मिस की हमने। आप देखिएगा जैसे ये नाइट्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन देके चला गया -H पॉजिटिव -H2O, बट कार्बन का नेगेटिव तो बचा हुआ है ना अभी, कार्बन का तो नेगेटिव एज सच है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर कार्बन पे नेगेटिव, क्लोराइड न्यूट्रल डाइजेस्ट नहीं करेगा तो क्लोराइड लेके निकलेगा। जैसे ये गया कार्बन न्यूट्रल हुआ फिर कार्बन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया? नाइट्रोजन ने। और नाइट्रोजन को किसने दिया बेटा? हाइड्रोजन ने। क्या बना स्पीसीज? RN। अब इनके बीच में कितना बॉन्ड आएगा? डबल C, और Cl से अभी क्या जुड़ा हुआ है? एक क्लोराइड। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसको फर्दर मिल गया, तो नेगेटिव चार्ज तो ऐसा है इसका बचा हुआ है ना। इसने इधर इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से सप्लाई आ गई तुरंत, तो नेगेटिव चार्ज तो बचा ही रहेगा इसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, क्लोराइड फिर से मतलब क्लोरीन नहीं डाइजेस्ट करेगा, ये नेगेटिव मैं न्यूट्रल, ये फिर इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा? RN। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। डबल बॉन्ड से बन गया ट्रिपल, और ये C पे नेगेटिव था, ये नेगेटिव बन गया आइसोसाइनाइड। और Cl किस फॉर्म में निकल गया है हर स्टेप में? Cl, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव, यहाँ पे भी Cl। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से डिस्कस करें इसको।